उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। मेरा नाम है उत्कर्ष और आप मुझे देख रहे हैं मेरे इस चैनल पे। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं और पढ़ने वाले हैं कोरोना वायरस, जो मतलब एक भयंकर महामारी, और इसके जो सिम्टम्स होते हैं, मतलब किस तरह से ये काम करता है, किस तरह से मतलब सर्दी आना, बुखार आना, फ़ीवर आना, कंजेशन हो जाता है या सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। तो मतलब ऐसा क्या है इसमें कि ये इस सारी चीज़ों का मतलब क्या इसका मैकेनिज़्म होता है, कैसे ये काम करता है। चूँकि ये वायरस है, वायरस मतलब एक होता है कि एक ऑब्लिगेट पैरासाइट्स या एक पार्शियल लिविंग और नॉन लिविंग की कैटेगरी में के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स इसके साथ ही साथ आते हैं। तो बेसिकली दोस्तों, इसको कोरोना से समझने से पहले हम देखेंगे कि लंग्स क्या है। ठीक है, क्योंकि जब तक हम लंग्स को नहीं समझेंगे तब तक कोरोना का मैकेनिज़्म नहीं समझ में आने वाला है। तो जो लंग्स है वो बेसिकली हमारे जितने भी पार्ट, जैसे लैरिंग्स है जिसको, और ट्रैकिया है, प्लूरा है, ब्रोंक्यूल्स है, एल्वियोलाई है, ब्रोंकस है। ठीक, अब ब्रोंकस से शुरू हो जाता है सारा कहानी। अब ये जो ट्रैकिया है, यहाँ से क्या होगा, एयर जो होता है यानी जो ऑक्सीजन है वो अंदर जाता है। अब इसमें क्या होगा, जो कि ट्रैकिया है, ट्रैकियास होते हुए वो ब्रोंकस यानी जो ब्रांच है दोनों तरफ, वो उसमें जाएगा। यानी ब्रोंकस क्या है, जड़ है, और ये जो एल्वियोलाई जो सारे ब्रोंक्यूल्स में बटे हुए हैं वो उसके पेड़ हैं। अब ब्रोंकस में जब पस जम जाता है, यानी ब्रोंकस में जब कोई लिक्विड जम जाता है, यानी म्यूकस टाइप का कोई लिक्विड जम जाता है, उसी को हम बोलते हैं ब्रोंकाइटिस होना। मतलब एक बीमारी होती है ब्रोंकाइटिस, उसमें भी ये सारे चीज़ें होती हैं। ब्रोंकाइटिस का मतलब ये हो गया ब्रोंक यानी ब्रोंकस, और टाइटिस यानी इन्फ्लामेशन। तो इन्फ्लामेशन में बेसिकली यही होता है कि किसी भी ऑर्गन सिस्टम में या किसी ऑर्गन में जब कोई म्यूकस का फॉर्मेशन हो जाता है तो उसको बोलते हैं इन्फ्लामेशन होना। तो यहाँ पर क्या हो गया, ब्रोंकाइटिस। अब उसके बाद से क्या होगा कि बेसिकली क्या होगा कि अब आपका जो कोरोना वायरस होगा, अब कोरोना वायरस का जो डायग्राम होता है वो बेसिकली इस तरह का होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि ये जो इसके जो स्पाइक लगे हुए हैं, ये जो स्पाइक हैं वो बने हैं ग्लाइकोप्रोटीन के। अब ग्लाइकोप्रोटीन क्या चीज़ हुआ, मतलब कोरोना वायरस का जो स्पाइक होता है वो बना होता है किस चीज़ का, प्रोटीन का। अब प्रोटीन का जब बना हुआ है तो वो क्या करेगा, वो कोरोना वायरस एयर के थ्रू या एयर के ही थ्रू आएगा, नोज़ के थ्रू आएगा, और वो किस में चला जाएगा, वो हमारे एल्वियोलाई में चला जाएगा। अब ये हमारे क्या हो गए, एल्वियोलाई। अब एल्वियोलाई क्या है, एल्वियोलाई भी एक तरह का ऑर्गन मान लो। ठीक, अब एल्वियोलाई अगर ऑर्गन है तो इसमें क्या होंगे, सेल होंगी। अब जब उसमें सेल होगा तो एल्वियोलाई अगर ढेर सारे सेल से मिल के बना हुआ है तो सेल के अंदर क्या होंगे, सेल मेम्ब्रेन होंगे। सेल मेम्ब्रेन इस चीज़ का मतलब ये कंफर्मेशन दिलाता है कि अगर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है तो कोई भी फालतू फालतू चीज़ अंदर नहीं जा पाएगा। तो उसमें क्या होगा, जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं या जो एसेंशियल केमिकल्स होते हैं वही केवल इस सेल में क्या होंगे, अंदर जाएंगे। अब एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स अंदर जा रहे हैं और बाकी कुछ नहीं जा रहा है, तो इसलिए जब मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं तो हम लोग तीन टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। पहला होता है परमिबिलिटी, दूसरा होता है इम्परमिबिलिटी, तीसरा होता है सेमी परमिबिलिटी। अब परमिबिलिटी, इम्परमिबिलिटी और सेमी परमिबिलिटी को हम देखते हैं चाय की छन्नी के बिहाफ पे। अब जैसे कि मान लीजिए चाय की छन्नी है, चाय की छन्नी में जब हम चाय छानते हैं तो हमारा जो लिक्विड होता है वो क्या होगा, छन के कप के अंदर चला जाता है, और जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं यानी जो चाय होती है, अदरक होते हैं, उसके जो सॉलिड पार्टिकल होते हैं वो छन्नी के ऊपर रह जाते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि जो चाय है, लिक्विड है, उसके लिए परमिएबल है, क्या चीज़, छन्नी के लिए परमिएबल हो गया, यानी उसके लिए काम का हो गया। और जो इम्परमिएबल है,
ठीक है ना, यानी जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, छन्नी के लिए इम्परमेबल हो जाएंगे। और जब परमेबिलिटी और इम्परमेबिलिटी का कॉन्सेप्ट किसी भी मेम्ब्रेन में आता है तो उसको हम बोलते हैं सेमी परमेबल, यानी जिसके अंदर दोनों की ही विशेषता हमको दिखाई दे रही है। अब ये चीज़ हो गया, तो इसमें क्या कहता है, एल्वियोलाई का जो सेल होता है उसका जो मेम्ब्रेन होता है, उस मेम्ब्रेन में जब ये वायरस अंदर जाएगा, तो जब वायरस के अंदर जाता है तो बेसिकली क्या करेगा, जो इसके स्पाइक प्रोटीन होते हैं वो स्पाइक प्रोटीन सेल के रिसेप्टर, यानी उसके मेम्ब्रेन का जो रिसेप्टर होता है उस रिसेप्टर पे चला जाएगा। अब फिर आता है कि रिसेप्टर क्या होता है, तो रिसेप्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी रिसेप्टर का मतलब हो गया ताला, ठीक है, रिसेप्टर मतलब हो गया ताला। और जो प्रोटीन है, यानी जो वायरस का जो स्पाइक है, कांटा लगा है, वो प्रोटीन है, प्रोटीन हो जाएगा रिसेप्टर का चाबी, ठीक है। अब हर ताले की अलग अलग चाबी होती है, यहीं से ये पार्ट खुलता है कि आखिर ये लंग्स पे इतना ज़्यादा अफेक्ट क्यों कर रहा है, ठीक है। अब उसके पीछे भी रीज़न है। हमारे लंग्स में जो एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई के अंदर ACE2 रिसेप्टर होते हैं, ACE2 रिसेप्टर होते हैं। वो उस रिसेप्टर की चाबी किसके पास है, वायरस के पास है, जिसको आज हम कोरोना के नाम से जानते हैं। वो वायरस क्या होगा, वो अंदर जाएगा, ठीक है, यानी ताले ताले लगे हुए हैं, मेम्ब्रेन लगा हुआ है एल्वियोलाई में। अब मेम्ब्रेन में क्या होगा, ACE2 रिसेप्टर लगा हुआ है। अब उस रिसेप्टर में वायरस एंटर किया, यानी वो प्रोटीन रिसेप्टर को डाला, रिसेप्टर क्या करेगा, तुरंत अपना दरवाज़ा खोल देगा, यानी उसके लिए परमिएबल हो जाएगा। जैसे ही परमिएबल होगा तो वायरस क्या करेगा, उसका जो जीनोम है, जैसे हमारा जीनोम DNA है, वैसे ही वायरस का जीनोम होता है RNA। वो RNA क्या करेगा, उस RNA को लंग्स के एल्वियोलाई में डाल देगा। अब जैसे ही लंग्स का एल्वियोलाई अंदर गया, मतलब एल्वियोलाई के अंदर RNA गया, ये ठीक उसी प्रकार है जिस तरह से मान लो कोई किसी के घर में कोई एक आया कि भैया हम AC ठीक करने आए। अब AC ठीक करने आए हैं, आप अंदर घुसा दिए। अब वो जैसे ही अंदर जाएगा वो तुरंत क्या करेगा, सबको, घर को हाईजैक कर लेगा। अब जब घर हाईजैक हो गया तो क्या करेगा, अपने वो साथियों को बुलाएगा। अब जैसे जैसे अपने साथियों को बुलाएगा, यानी क्या होगा, वो कुछ बड़ी चीज़ की यानी तैयारी कर रहा होगा, है ना, मतलब कहीं कहीं बड़े जगह पर अटैक करना होगा, या उसको कोई एक ऐसा जगह छुपने के लिए चाहिए होगा, तो वो चीज़ करेगा। तो वैसे ही RNA क्या कहेगा इन बाकी सेल्स से, बाकी एल्वियोलाई की सेल्स से, कि अब तुम मेरा ही कॉपी बनाओ, ठीक है। मतलब ये है कि आतंकवादी घर में घुसा, वो बोला कि अब हम जिसको जिसको कह रहे हैं उसको उसको लेके आओ, नहीं तो बाकी घर के मेंबर को उड़ा दिया जाएगा। तो वैसे क्या होगा कि एल्वियोलाई के अंदर जो भी सेल होंगे वो क्या करेंगे, वायरस के ही RNA लगेंगे बनाने। जैसे ही RNA बनाएंगे, इसीलिए वायरस का जो इंक्यूबेशन पीरियड माना जाता है, इंक्यूबेशन पीरियड मतलब ये हो गया कि वायरस के एंटर करने से लेके उसके सिम्टम दिखने तक के टाइम को क्या बोलेंगे, इंक्यूबेशन पीरियड। अब वो जैसे ही वायरस अंदर लंग्स के अंदर, मतलब एल्वियोलाई के अंदर गया, वो एल्वियोलाई क्या करेगा, मतलब जैसे ही एल्वियोलाई के अंदर गया, वो एल्वियोलाई में क्या कर देगा, ब्लॉकेज कर देगा, यानी उसके अंदर खूब ढेर सारा म्यूकस क्रिएट कर देगा। अब यार जैसे ही यहाँ म्यूकस क्रिएट हो गया तो क्या हो जाएगा, एल्वियोलाई फट जाएगा, और जैसे ही एल्वियोलाई फटेगा पूरे लंग्स में क्या होगा, फैल जाएगा। और जैसे ही फैलेगा वो पहले क्या करेगा, ब्रोंक्यूल्स को ब्लॉक कर देगा, जिससे हमको सांस लेने में दिक्कत होना शुरू हो जाएगा। और धीरे धीरे करते करते क्या होगा, पूरा जो लंग्स है वो, उसकी कहानी बैंड बज जाएगी। तो वहाँ से ये शुरुआत हुई कि आखिर ये वायरस कैसे अटैक करता है, सिर्फ लंग्स पे क्यों अटैक करता है। सिर्फ लंग्स पे अटैक इसलिए करता है क्योंकि इस लंग्स के पास ACE2 रिसेप्टर है। वो रिसेप्टर यानी वो ताला जिसका चाबी केवल इस कोरोना वायरस के लंग्स पे पड़ा हुआ है। तो वहाँ से ये कहानी शुरू हुई।
दूसरी चीज़ ये है कि जब जब, ठीक है, मतलब जब जब, अब ये भी चीज़ है कि इस वक्त लोग कह रहे हैं प्लाज्मा चाहिए, प्लाज्मा चाहिए। ऐसा क्यों प्लाज्मा चाहिए? क्योंकि ये जब तक हम लोग एंटीबॉडी और इम्यूनिटी नहीं समझ लेते तब तक समझेंगे नहीं। अब ये है कि एंटीबॉडी बेसिकली है क्या, ठीक है? तो आप ये समझ लीजिए, एंटीजन है आतंकवादी, यानी कि एंटीजन हो गया आतंकवादी, एंटीबॉडी हो गया मिलिट्री, और इम्यूनिटी हो गया गवर्नमेंट, ठीक है? अब गवर्नमेंट का मतलब अगर अभी के हिसाब से देखा जाए तो जो हमारे NSA हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, उनको अगर ट्रिब्यूट के रूप में देखा जाए तो मान लो गवर्नमेंट हो गया अजीत डोभाल। अब अजीत डोभाल को सबका एक्सपीरियंस है, हर जगह वो जा सकते हैं, असम में भी गए हैं, छत्तीसगढ़ में भी काम किए हैं, पंजाब में भी काम किए हैं, पाकिस्तान में भी काम किए हैं, हर जगह काम किए, उनको हर जगह का एक्सपीरियंस है। अब क्या करेंगे, यानी जो इम्यून सिस्टम है, यानी NSA जो है, गवर्नमेंट जो है, उसको पता है कि हमारा एंटीजन कैसे, हमारा जो एंटीजन है यानी जो आतंकवादी है, वो किस तरह का रोल प्ले करेगा। तो वो जिस तरह का रोल प्ले करेगा उस तरह के एंटीबॉडी को भेजेगा, यानी एंटीजन को मारने के लिए एंटीबॉडी को भेजेगा। अब जब एंटीबॉडी को भेजेगा तो सबसे पहली चीज़ ये होनी चाहिए ना कि इम्यून सिस्टम जब स्ट्रांग रहेगा, यानी गवर्नमेंट जब स्ट्रांग रहेगी तो ही तो एंटीजन को मारने का डिसीजन ले पाएगी। इसीलिए अभी कहा जा रहा है कि इम्यून सिस्टम को तेज किया जाए जिससे एंटीबॉडी जनरेट हो, यानी बने, जिससे कोरोना का जो एंटीजन क्रिएट हो रहा है वो अपने आप क्या हो जाए, उससे मर जाए, ठीक है? अब इसके क्या होते हैं, कोरोना के जो डायग्नोसिस फीचर हैं वो कई तरह के हैं। सबसे पहला फीचर माना जाता है कि वो जो है, पहला होता है कि लेबोरेटरी में डायग्नोसिस किया जाता है। डायग्नोसिस कैसे करते हैं? एक सबसे पहला होता है एंटीजन टेस्ट। एंटीजन टेस्ट बेसिकली, क्योंकि ये रेस्पिरेटरी जगहों पर, यानी जो जितने भी रेस्पिरेटरी कैविटीज़ हैं वहाँ पर पाया जाता है, नाक और मुंह, क्योंकि नाक से ही सांस लेते हैं, मुंह से ही सांस लेते हैं। तो वहाँ से क्या किया जा रहा है, वहाँ से सलाइवा को या उस पार्टिकल को लिया जा रहा है। अब उस पार्टिकल से लेने के बाद एक कल्चर मीडियम रखा जा रहा है, यानी जिस कल्चर मीडियम में वायरस जनरेट हो रहा है, यानी वायरस है, और दूसरे कल्चर मीडियम में उस पेशेंट का मतलब सलाइवा है। अब उस सलाइवा के अंदर जो DNA है, ठीक है, उस DNA को रिवर्स किया जा रहा है। जैसे सेंट्रल डॉग्मा में पढ़ते हैं कि DNA से हम कन्वर्ट करते हैं RNA को, RNA को कन्वर्ट करते हैं मैसेंजर RNA, और मैसेंजर RNA से क्रिएट करते हैं प्रोटीन, ठीक। अब क्या किया जाएगा कि अगर इसको उल्टा किया जाए, यानी DNA को कन्वर्ट कर देंगे RNA में, तो जो वायरस का जो RNA है और जो DNA यानी ह्यूमन का DNA को कन्वर्ट किया RNA में, अगर उन दोनों के कैरेक्टरिस्टिक फीचर कल्चर मीडियम में एक जैसे दिखते हैं, एक शेप ले रहे हैं, इट मीन्स कि पेशेंट कोरोना पॉजिटिव है। और अगर एक जैसे नहीं दिखते हैं तो इसका मतलब ये है कि पेशेंट कोरोना नेगेटिव है। तो यहाँ से ये लेबोरेटरी डायग्नोसिस से इस जाता है, इसी का नाम RT-PCR है, यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अब कोरोना का जो हिस्ट्री है वो हिस्ट्री कई तरह का है। कोरोना सबसे पहले पाया गया था साउथ चाइना में 2003 में। 2003 की ये कहानी है कि जब कोरोना खुद को मतलब स्टेबलाइज करने लगा था, तो वो बेसिकली क्या हो रहा था कि वहाँ से एक बीमारी शुरू हुई जो लंग्स को इन्फेक्ट कर रहा था। तो चाइना में उससे पहले 10 लोग इन्फेक्ट हुए। उसी 10 लोग इन्फेक्ट होने में से एक इन्फेक्ट जो हुए थे वो डॉक्टर थे, वो USA चले गए, वो वहाँ जाके 20 लोग और इन्फेक्ट कर दिए। और वो 20 अलग अलग देश के थे, वो अलग अलग देश अपने अपने देश में गए और बाकी लोग इन्फेक्ट कर दिए। तो वहाँ से WHO की टीम बनी, एडवाइजरी आई, तो वहाँ से पता चला कि एक वायरस है जिसका नाम रखा गया सार्स, यानी सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम्स। अब जो सार्स था, यही सार्स के सारे, यानी जिसको हम लोग निमोनिया बोलने लगे, बेसिकली यही सार्स अपने आप को म्यूटेट किया और एक टाइम आने के बाद 2019 में कोरोना वायरस के नाम से दिखने लगा। क्योंकि सार्स के बाद भी एक और वायरस दिखा 2013 में दुबई में, जिसको हम लोग बोलते हैं मर्स, यानी मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम्स। वहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा अफेक्ट होने लोग शुरू हुए थे। तो बेसिकली ये इसकी हिस्ट्री है।
और तीसरी चीज़ ये है कि इसका जो मेन एंटीजन है वो अभी क्रिएट नहीं हो पा रहा। उसके आरएनए से ही हम लोग जितनी वैक्सीन लग रहे हैं वो सारे के सारे आरएनए के बेसिस पर ही डेवलप किए गए हैं। ये उसका कोरोना वायरस का बहुत घिनौना सा ये डायग्राम है, जिससे इसका ये जो ग्लाइकोप्रोटीन का स्पाइक है, बेसिकली ये वायरस है तो ये प्रोटीन का ही बना होगा, बाहर इनएक्टिव रहता है, जैसे ही किसी होस्ट में जाएगा वो होने लगता है एक्टिव। इसके जो सिम्टम हैं वो जैसे कि फ़ीवर तो एक नॉर्मल सिम्टम हो गया, फ़ीवर हर बीमारी का सिम्टम है। वो इसलिए सिम्टम है क्योंकि एक थर्मो रेगुलेशन एक प्रोसेस होता है बॉडी में जो हाइपोथैलेमस के थ्रू होता है। अब जैसे कि मान लो कोई एंटीजन बॉडी में गया, अब जैसे ही वो एंटीजन बॉडी में एंटर करेगा वैसे ही जो बॉडी का एंटीबॉडी होगा या जो बॉडी के एंटीबॉडी होंगे वो क्या करेंगे, वो टेम्परेचर को बढ़ा देंगे ताकि जो बाहरी जो भी आया हो वो क्या हो जाए, मर जाए। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होता है, फ़ीवर फील होता है। इसलिए कभी कभी हल्के हल्के फ़ीवर आने अच्छी चीज़ है। इसका मतलब ये पता चलता है कि इम्यून सिस्टम इंसान का बहुत ज़्यादा अच्छा है। दूसरा है कोल्ड, कफ। ये जो दो चीज़ें होती हैं वो होती हैं एलर्जी से। एलर्जी कब होता है, जब बॉडी में एंटीजन आ जाता है अपने आप, कोई किसी चीज़ का एंटीजन आ गया तुरंत वो एलर्जी क्रिएट कर देगा, ठीक है ना, तुरंत वो इंडिकेट कर देगा कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गया है। तीसरी चीज़ सांस लेने में दिक्कत। वो क्यों होती है, जो वो इसलिए होती है क्योंकि जो ब्रोंकाइटिस का जो बीमारी बताया जैसे ये है, तो इसमें क्या होगा कि कोरोना क्या करेगा, एल्विलाई में बस भर देगा, लिक्विड भर देगा, जिससे कि क्या होगा, इंसान को सांस लेने में दिक्कत होगी क्योंकि ऑक्सीजन इंटर नहीं कर पाएगा, क्योंकि बॉडी में ऑक्सीजन का सप्लाई एल्विलाई से ही बाकी सारे कैपिलरीज़ में होती हैं, और जब एल्विलाई ख़राब है तो वो कैपिलरीज़ में ऑक्सीजन दे नहीं पाएगा, जिससे कि सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत इस होगी, मतलब ब्रोंकाइटिस होने लगेगा। और जो सिम्टम दिखने में आ रहे हैं, पहला सिस्टम ये दिखने में आ रहा है कि वो जो है मतलब प्लेटलेट्स गिर रहे हैं। सही बात है, प्लेटलेट्स भी गिर रहे हैं। डायरिया देखने को आ रहा है, जीआईटी ट्रैक्ट इन्फेक्ट हो जा रही है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो है बॉडी का वो ख़राब हो जा रहा है। उसके बाद से जो भी फीकल मैटर हैं, स्टूल है, उससे भी हम लोग क्या कर सकते हैं कोरोना को, मतलब अभी उस पर रिसर्च है लेकिन ऐसा माना जाता है कि वहाँ से ये चीज़ें आइडेंटिफाई की जा सकती हैं, ठीक है। तो ये था बेसिकली पूरा कोरोना वायरस के बारे में कि ये कैसे काम करता है, क्यों काम करता है, केवल लंग्स पे क्यों काम करता है। वो इसलिए काम करता है क्योंकि उसके पास हमारे सेल के अंदर, यानी लंग्स के सेल के अंदर जिस चीज़ का ताला बंद है, जिससे वो सब लंग्स को सेफ रखता है, जिस ताले के थ्रू ही सारे एसेंशियल प्रोटीन्स और एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जाते हैं, उस ताले का चाबी कोरोना वायरस के पास भी है, ठीक है। ACE2 रिसेप्टर ताले का नाम है, और बेसिकली कोरोना वायरस के पास ऐसा प्रोटीन प्रेजेंट है जो उस ताले को खोल देता है, और खोलने के बाद अपने आरएनए को एल्विलाई के आरएनए में, यानी एल्विलाई का जो सेल होगा उसके आरएनए में अल्टरनेशन यानी चेंजेस आने शुरू कर देता है, और अपनी ही कॉपी बनाने लगता है। और जब वो अपनी कॉपी बनाता है, अपने जैसे लोगों को और बनाता है और डेवलप करता है, तो हमको 6 से 7 दिनों के अंदर कोरोना के सिम्टम दिखने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि 6 से 7 दिन कोरोना का इंक्यूबेशन पीरियड होता है। तो ये था पूरा का पूरा कोरोना वायरस के बारे में। सो दिस इज़ उत्कर्ष सिंह साइनिंग ऑफ।